हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भाषा विज्ञान, जिसके हम PYQs सॉल्व करने वाले हैं। हमने भाषा विज्ञान जो भी हमारा फर्स्ट यूनिट था NDA का, वो हमने पूरा अच्छे से उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम करेंगे PYQs, जिसमें हम 2004 से 2010 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट, सभी नहीं, जो इम्पॉर्टेंट PYQs है मैंने सिर्फ उन्हीं को लिखा यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, अगली क्लास में हम करेंगे 2011 से 23 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट, जो भी अभी तक हमारा एग्ज़ाम रिसेंट में हुआ है, वो वहाँ तक के जितने इम्पॉर्टेंट PYQs जितने भी भाषा विज्ञान से रिलेटेड होंगे वो मैं सारे आप लोगों के लिए छांट के लेके आऊँगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ के राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ये मैंने आपको हमारी जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है उसको मैंने अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपने वो क्लास ली है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 हिंदी से रिलेटेड कहाँ तक है? अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है, ये आई होप आप लोग को इतना याद होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नए चाल में कब ढली? क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? इसका आंसर हो जाएगा 1873। क्या हो जाएगा? भारतेंदु ने इसे कालचक्र पुस्तक में अंकित किया है। पुस्तक में इसको लिखा है। कब? 1873। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देते चलना है। ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ रखी हैं। ठीक, तो आज सिर्फ जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे कि हमारे 30 से 40 मिनट में हमारे 30-40 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कब से कब तक कितने अनुच्छेद में जो है हमारे हिंदी के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो वो हो जाएगा हमारा 343 से 351 तक। 343 से 351 तक। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण मैंने आपको ये भी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण भी अच्छे से कराया था। तो सघोष हमारी कौन सी होती है? सघोष होती है 3, 4, 5। यानी रुको, मैं इसको क्लियर करके सही से बता देती हूँ एक बार दोबारा, अगर जो भी भूल गए हों। सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमारा अघोष आता है और यहाँ आ जाएगा सघोष। मैं पूरा नहीं लिखूंगी। ठीक, क ख जो हमारा क वर्ग होता है पूरा, क ख ग घ तक, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? हमारा सघोष। ठीक है, और अल्पप्राण जो होता है, अल्पप्राण क्या होता है हमारा? अल्पप्राण होता है हमारा 1, 3, 5 और महाप्राण 2 और 4। ठीक है, याद है? तो देखो, सघोष पूछा है हमारा, सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो मैंने क्या बताया? सघोष में होता है 3, 4, 5। क तो हमारा पहला वर्ण हो जाएगा। ट भी पहला वर्ण होता है ट वर्ग का। ज होता है हमारा कौन सा? तीसरा वर्ण। च, छ, ज, च और छ हो जाएगा पहला, ज हो जाएगा हमारा तीसरा वर्ण। तो इसका आंसर सही, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ते, आगे देखो क्या, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा? हिंदी भाषा के विकास का हमें सही अनुक्रम पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा? हमारी आएगी पाली आएगी। यहाँ कॉमा नहीं लगा है, देख लेना। ठीक है, देखो पाली आ जाएगी। सबसे पहले आएगी कौन सी? पाली आती है। ठीक, पाली का समय एक बार मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। ठीक है, फिर आएगी हमारी प्राकृत आएगी। प्राकृत का समय क्या होता है? 1 ईस्वी से 500 ईसा। ठीक, और फिर आ जाएगी हमारी अपभ्रंश और अवहट, और इसका समय क्या हो जाता है हमारा? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसके बाद आ जाएगी हमारी हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी।
क्या हो जाएगा, मैं दूसरा कलर ले लूँ शायद वो ज़्यादा दिखाई दे। एक सेकेंड, इतना क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। हमें ध्वनि गुण यानी क कौन सा है, क देखो अभी मैंने आपको सघोष, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अभी अल्पप्राण और महाप्राण आप अलग अलग पढ़ रहे थे। अल्पप्राण महाप्राण पढ़ लिया, अघोष सघोष ये अलग अलग पढ़ रहे थे। अब उसने क्या किया था कि इसको एक साथ पूछ लिया था, यानी कि ऐसा कोई वर्ण आपको इनमें बताना है जो अघोष भी है, अल्पप्राण या महाप्राण भी है। तो क हमारा क्या होता है, क सबसे पहले क्या होता है, क एक तो हमारा क्या हो जाता है, ये अघोष हो जाता है। क्या हो जाता है, क हमारा अघोष होता है। अरे हाँ देखो, क क्या होता है हमारा, अघोष होता है। इतना सबको क्लियर है, क क्या होता है, अघोष होता है। उसके बाद क क्या होता है, अल्पप्राण होता है कि महाप्राण होता है, तो क हमारा होता है अघोष महाप्राण, एक सेकंड, अघोष अल्पप्राण होता है। कहाँ है ये रहा, ठीक। अघोष अल्पप्राण क्या होता है, क, और ख क्या होता है हमारा, ख होता है अघोष महाप्राण, ठीक। और ग क्या हो जाएगा, तो ग भी हो जाएगा अघोष महाप्राण। रुको, ग होता है एक में क ख, हाँ ग होता है सघोष अल्पप्राण होता है, और घ हो जाएगा हमारा सघोष महाप्राण, ये हो जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको ऑप्शंस कैसे होते हैं, ऑप्शन में आपको यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ऐसे होता है 1 2 3 4 क का, और यहाँ जैसे ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। तो क का मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार इसके ऑप्शन ले आऊँ, मैंने नहीं लिखा जानबूझ के ताकि आप वहाँ से, ऐसे में क्या होता है ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। चलो ठीक है, मैं बाद में इसको बताऊँगी ऑप्शन किस तरह से आते हैं, अभी इसमें लिखा नहीं जा रहा है सही से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखो आगे क्या है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें बताना है कि किसका ग्रंथ कौन सा, कामता प्रसाद गुरु जी का कौन सा ग्रंथ है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रुको मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले आप इनमें से ऐसे कर लिया करो कि क्या आपको पता है कौन से ग्रंथ, आपको नाम पता है, किनका ग्रंथ का नहीं पता। अगर आपको कामता प्रसाद गुरु, मैं बताती हूँ, मैं जब आपको यहाँ ये मैंने भाषा विज्ञान पढ़ाया है तो मैंने आपको भोलानाथ तिवारी, कामता प्रसाद गुरु, दो नाम आपने बहुत सुना होगा मेरे मुँह से, ठीक है, मैंने बहुत बार उनका जिक्र किया। तो कामता प्रसाद गुरु जो है, इनकी पुस्तक है हिंदी व्याकरण, क्या है, हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी की आ जाती है हमारी हिंदी शब्दानुशासन, आपको याद रखने हैं ये ग्रंथ। उदय नारायण तिवारी का आ जाता है हमारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा का आ जाएगा भाषा और समाज। देखो कामता प्रसाद हिंदी व्याकरण, किशोरी दास हिंदी शब्दानुशासन, कैसे याद करो, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण याद कर लो, किशोरी दास हिंदी शब्दानुशासन ऐसे याद कर लो कि जब हम किशोरी अवस्था में होते हैं, कहते हैं ना वो अवस्था ऐसी होती है, वो एज उस टाइम का होता है जैसे मतलब हमें सब हमारे विरोधी ही लगते हैं उस टाइम, ठीक। इस तरह से याद कर लो कि उस टाइम क्या होता है कि हमारे शब्दों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हम मतलब किसी को कुछ भी कह देते हैं, हमें लगता है सब हमारे अगेंस्ट है। तो किशोरी ये चीज़ें कब होती है, किशोरी उम्र में होती है। तो किशोरी से आ जाए हिंदी शब्दों पे नियंत्रण है, हिंदी शब्दानुशासन, शब्द से शब्दानुशासन याद कर लो, याद रहेगा क्या। आगे देखो क्या है, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय से उद्भव याद कर लो, ठीक। रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज, रामविलास शर्मा का क्या है, भाषा और समाज। इतना क्लियर है, आगे बढ़ो। देखो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, रुको ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर लिखते चलते हैं, है ना। देखो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7,
8। ठीक है, अब देखो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हमारा छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? छोटा नागपुर, याद रहेगा। आगे देखो इन बोलियों को उनके बोली के क्षेत्र से सुमेलित करना है। अब मैंने आपको कुछ बोली, उपबोली और उनका जो क्षेत्र था, मैंने आपको ये चीज़ें कराई थी। ठीक है, कि हमारे कितने अपभ्रंश हैं, कितने उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां। तो सबसे पहले हमारी अपभ्रंश कितनी है आपको पता होना चाहिए, 3। कौन कौन से हैं? शौरसैनी, मागधी, पहले अर्धमागधी आएगा और फिर आएगा मागधी। ठीक, शौरसैनी से कितनी हमारी अपभ्रंश निकलती है? तो यहाँ से निकलती है 3। शौरसैनी से कितनी अपभ्रंश निकलती है? 3। पहली राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी। अर्धमागधी से हमारी निकलती है 1, वो है पूर्वी हिंदी, और हमारी मागधी से निकलती है 1, वो है बिहारी हिंदी। इतना क्लियर है क्या? इनमें से 18 बोलियां निकलती हैं। कितनी? 18 बोलियां। अब वो तो इसमें जगह बची नहीं, लेकिन ठीक है, आगे देखो क्या है। सबसे पहले, अरे क्या हो रहा है ये, चलो देखो, ब्रज हमारी कहाँ बोली जाती है? सबसे पहले अगर आपको एक भी पता है तो कैसे कर सकते हो? देखो, भोजपुरी कहाँ बोली जा सकती है इनमें से? क्या छपरा में बोली जाती है भोजपुरी? कहाँ? छपरा में बोली जाती है, 9th क्वेश्चन था। ठीक है, ब्रज कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज आ जाएगा हमारा बरेली में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बरेली में। ठीक है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी हमारी बोली जाती है छपरा। कहाँ? छपरा। और मैथिली बोली जाती है हमारी दरभंगा में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा में। और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर। कहाँ? सुल्तानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? वो है अवधी। अब क्या बचा हमारा? अलीगढ़। तो अलीगढ़ कहाँ बोली जाती है? देखो, अलीगढ़ की भी जो बोली है वो कहाँ की है? वो भी ब्रज ही है, उत्तर प्रदेश का ब्रज, उत्तर प्रदेश ब्रज। ठीक, यूपी इसका भी है। तो देखो, ब्रज हमारी यहाँ बरेली भी हो सकती थी और अलीगढ़ भी हो सकता था। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? तो वो है हमारा प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचयिता कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अब मैं क्या करा करूँगी कि डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करूँगी, या क्लास में बता दिया करूँगी कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, या फिर जिस दिन ऐसा नहीं करूँगी उस दिन मैं कमेंट में क्या करूँगी कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन वहाँ लिख दूँगी और उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, और उसका आंसर जो होगा वो मैं अगली क्लास में उसका डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखो 11th क्वेश्चन क्या है हमारा। 11th है हमारा, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? मैंने जब संवैधानिक स्थिति बताई थी, मैं बार बार चिल्ला रही थी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो क्या हो जाएगा? अष्टम। ठीक है, आगे ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो वो है हमारा फ्रेंच, नहीं रुको एक सेकंड, जर्मन था इसका आंसर ना? हाँ, इसका आंसर जर्मन है। क्या है? जर्मन। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? जर्मन। क्लियर है? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रिपीट हो गया क्या? नहीं, देखो, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्ध विज्ञान है, कोश विज्ञान। तो इसका संबंध किससे है? तो वो है हमारा स्वनिम विज्ञान से। किससे है? स्वनिम विज्ञान। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो ये था 13। आगे देखो अगला क्या है, आगे है हमारा इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र। देखो, बोली क्षेत्र से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं यहाँ लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन आई हूँ, ताकि आप क्या करो ना कि कुछ नहीं तो आपको कम से कम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही बोली और उसके क्षेत्र याद हो जाएं, क्योंकि याद नहीं होते, थोड़ा सा उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है इसमें, इसीलिए मैं इतने सारे लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है, देखो, बांगरू सबसे पहले भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? अभी मैंने आपको बताया था भोजपुरी की क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा छपरा। क्या हो जाएगा?
छपरा। सबसे पहले आपको जो आती है वो लगा लो। देखो भोजपुरी का हो जाएगा हमारा छपरा। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है, तो वो है कुमाऊनी का है हमारा अल्मोड़ा। कुमाऊनी की जो बोली है वो है अल्मोड़ा। खड़ी बोली सबको पता है मेरठ, ठीक। अब बांगरू का क्या है, बांगरू का क्या है, अब हमारा बचा अलीगढ़ और रोहतक। देखो अलीगढ़ मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको अलीगढ़ का बताया। अलीगढ़ में की जो बोली है वो है ब्रज है, ठीक है। तो बांगरू क्या होएगी हमारी रोहतक, आया समझ, रोहतक, ठीक। ये बांगरू बोली जो है उसका क्षेत्र क्या है, रोहतक। देखो कुछ नहीं तो जिनको मैं करा रही हूँ ना वो बोलियां तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का मैंने आपको लिपि जब मैंने कराई थी तो उसका मैंने पूरा आपको बताया था कि कहाँ से, ब्राह्मी लिपि से होता है। कहाँ से, ब्राह्मी लिपि से। तो ब्राह्मी लिपि से होता है, खरोष्ठी लिपि कोई वो नहीं है, नाग लिपि पता नहीं कौन सी लिपि होती है, देख लेना। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का जो भी क्रम है जो मैंने बताई थी आगे, खैर मैंने क्वेश्चन में रखा है पर आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन, 16 क्या है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो देखो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में, अवधी बोली जाती है क्या, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज। तो देखो अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज ये सारी बोली जाती, कौन सी नहीं बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली किसकी है, ये तो बिहारी हिंदी है ना, ये बिहारी हिंदी है, ये मागधी के अंतर्गत आती है और बाकी सारी अर्ध मागधी में, तो कहाँ से बोली जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 17th, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। देखो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इसके दो तरह के क्वेश्चन आए हैं। एक आया पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है, जो कि आया है 2007 में आया है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2010 का, कि रुको मुझे क्वेश्चन याद करने दो क्या था, हाँ था, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी किसने कहा था, ठीक है। तो चलो हाँ ये क्वेश्चन था 2010 में आया था। तो देखो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, तो यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका आंसर ये माना गया था, ठीक। और वहीं जब ये क्वेश्चन आया था साहित्यिक अपभ्रंश से पुरानी हिंदी, मतलब साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है, तो यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ऑप्शन भी नहीं था, तो यहाँ माना गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो इसका मतलब पुरानी हिंदी दोनों ने कहा है, किसने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों ही। 2007 में ये आया था सवाल, 2010 में ये आया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 2010 में ऑप्शन में नहीं रखे गए थे, तो ये थोड़ा सा चीज़ क्या है आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो सबको पता है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, इसी को हम हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं, जो कि अभी 2 दिन पहले ही थी, ठीक है। आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, यूरेशिया का भाषा परिवार नहीं है। यूरेशिया का भाषा अब मैंने आपको कुछ भूखंड कराए थे शुरुआत में, यूरेशिया भूखंड, अफ्रीका भूखंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी। उसी में आपको बताना है यूरेशिया का भाषा परिवार नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा सुदानी परिवार। ये क्या है, ये किसका है, तो ये अफ्रीका भूखंड का है, किसका है, अफ्रीका भूखंड का हिस्सा है, ठीक है। बारोपी है, सामी हामी है, काकेशी परिवार भी है। इनकी जो मैंने इसमें से कुछ महत्वपूर्ण वो भाषा बताई थी या बोली कह लो, उसको आपको याद रखना है, कौन सी आर्य भाषाएं हैं कौन सी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। कौन से क्षेत्र की बोली है जिसको काशिका कहा गया है, तो वो हो जाएगी हमारी बनारस की बोली को, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स रहते हैं, इनको याद कर लिया करो, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 21 क्वेश्चन है। भरत मुनि ने प्राकृत को नाम दिया है। भरत मुनि ने प्राकृत को क्या कहा है? तो वो कहते हैं देश भाषा कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, इतना क्लियर है। आगे देखो क्या, निम्नलिखित में कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? मैंने आपको द्रविड़ परिवार, सामी हामी, काकेशी, सभी परिवार, भाषा परिवार जितने हैं यूरेशिया के अंदर जितने आते हैं, भारोपीय, काकेशी, सामी हामी, द्रविड़, सारी की सारी मैंने डिटेल में पढ़ाई है। तो अगर आपने नहीं देखा है, मैं बार बार कह रही हूँ वो क्लास जाके देखो। मेरा इतना कोई फ़ायदा नहीं, आपकी ही अच्छे के लिए कह रही हूँ कि अगर आप वो क्लास देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि अब बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़। इतना टाइम नहीं है कि मैं सभी को सारे क्वेश्चंस में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक। आगे क्या है, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? व्यक्ति बोली होती है, आसान है। देखो, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मलयालम। क्या है? ये प्रशांत महासागरीय भूखंड की है। प्रशांत महासागरीय, ठीक है, याद रहेगा क्या? अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोंगरी। देखो कितने संशोधन में कौन सी भाषाएं शामिल हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और इसकी कितनी भाषाएं हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, आंसर बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कौन सी भाषाएं हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। रुक जाओ, चलो लिखूंगी नहीं पूरा, बस सुनते चलो। सबसे पहले आएगी असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी, ठीक। देखो, भोजपुरी का आपको कहीं नाम नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजपुरी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। कौन सी नहीं आती है? भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है, बुंदेली आती है क्या? बताओ, बुंदेली आती है क्या? तो देखो, बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है हमारी पश्चिमी हिंदी और शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से आती है हमारी बुंदेली, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? रुको 1 मिनट रुको। ठीक। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी के शब्द का किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं जनपदीय हिंदुस्तानी। किसका करते हैं प्रयोग? जनपदीय हिंदुस्तानी का। याद रहेगा क्या इतना? आगे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 25, 26, 27 था ना, ये 27। आगे देखो क्या है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो ये क्या होते हैं? ये अयोगवाह होते हैं। ये तो बहुत आसान था, सबको ही पता होगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा हमारा अवहट। क्या है? अवहट है, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम। देखो, मैंने आपको बताया था, इसका अनुक्रम भी बताया था। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। क्या है इसका? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि,
देवनागरी लिपि। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, यही इसका सही क्रम है। ठीक, आज इतने ही कराऊँ क्या? चलो कर लो आगे। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? ब्रज। क्या है? ब्रज है। ठीक है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से मिलता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से मिलता है? तो वो है पैशाची से मिलता है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? डोंगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। अभी मैंने बताया भोजपुरी हमारी शामिल नहीं है। डोंगरी, संथाली, बोडो दोनों तीनों ही शामिल है, पर भोजपुरी हमारी शामिल नहीं है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो ये रहा है अपभ्रंश का। याद रखना इसे। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? वो हो जाएगा हमारा, देखो एक सेकेंड रुको, इसका मैं समझाती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। क्या हो जाएगा? ये खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की, अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है ना, देखो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हो जाती हैं, मैं आपको यहाँ कोशिश करती हूँ कराने की। वैसे देखो, शौर सैनी, कौन से शौर सैनिक से निकलती है पश्चिमी हिंदी? सॉरी, कौन से अपभ्रंश से निकलती है? तो शौर सैनी से निकलती है हमारी पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो वो आती है हमारी ब्रज आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, कौरवी आती है, हरियाणवी आती है और दक्षिणी आती है। शौरसैनी से निकलती है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी 6 बोलियां आती हैं, जिसमें है ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, और हरियाणवी और दक्षिणी। ठीक है, तो याद हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया। आगे तो क्या भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिक नहीं, इतालिक, जर्मनिक या सियोयन। कौन सी नहीं है? तो ये है सियोयन, ये नहीं है भारोपीय परिवार की। ये केतुम और सतम के तीनों, केतुम और सतम के मिला करके ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो केतुम और सतम, ऐसा भी पूछा जा सकता है केतुम की कौन सी भाषा नहीं है, तो वो आपको केतुम और सतम के अंतर्गत जो जो भाषाएं हैं वो भी आपको अलग अलग से भी याद होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो वो है हमारी बघेली। अर्धमागधी से, बांगरू तो है नहीं। ब्रज किससे है? तो ये शौरसैनी से है। अर्धमागधी से तो है नहीं, अभी मैंने आपको शौरसैनी का अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक, भोजपुरी हमारी मागधी है। अर्धमागधी की कौन कौन सी हो जाती है? तो पूर्वी हिंदी होती है उसकी, और पूर्वी हिंदी से निकलती है हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवध, ऐसे याद कर लो, 6 को ध याद कर लो, अवध, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सी बोली आकार बहुला है? कौन सी बोली आकार बहुला है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। कौन सी है इनमें से? तो वो हो जाएगी हमारी खड़ी बोली। देखो मैं आपको एक बार आकार बहुला और उकार बहुला बता देती हूँ, एक सेकेंड, इसको इरेज कर दो पहले, फिर बताती हूँ। देखो आकार बहुला कौन सी है, हमारी जो शौरसैनी, मैंने आपको बताया शौरसैनी अपभ्रंश से ही निकलती है हमारी क्या? पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 6, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। तो देखो 6 हमारी ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये है ना, और 3 बाकी कौन सी आ जाएंगी? कौरवी आ जाएगी हमारी, कौरवी हो जाएगी, फिर आ जाएगी हमारी हरियाणवी, फिर आ जाएगी दक्षिणी। क्या आ जाएगी हमारी? दक्षिणी। ठीक, इतना समझ आया। शौरसैनी पश्चिमी हिंदी से निकालती है हमारी जो 6 बोलियां हैं, वो उसमें ब्रज है, कन्नौजी है,
बुंदेली है, कौरवी है, हरियाणवी है, दक्खनी। अब देखो इनमें से आकार बहुला कौन सी है और कौन सी ओकार। तो सबसे पहले जो हमारी ये तीन है, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ये है हमारी ओकार बहुला। क्या है ये? ओकार बहुला। और ये तीन है आकार। हमारे सवाल क्या है? हमारा है आकार बहुला पूछा गया है। तो हमारे इसमें ये हरियाणवी और दक्षिणी तो दी नहीं है, कौरवी बस दी है, और कौरवी को ही खड़ी बोली कहते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी तो हमारी क्या है? ओकार बहुला है ना। आया समझ? इतना क्लियर हुआ? तो आप एक बार आकार और ओकार बहुला भी देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अगली क्लास में हम करेंगे हमारे 2011 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। कम 100 सब्सक्राइबर तो करा दो, ताकि थोड़ा सा अंदर से हो चलो और अच्छे से मेहनत करते हैं, बच्चों को और अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक। और अगर आपको जो भी अगला टॉपिक, मैंने यही सोचा है कि मैं लाइन वाइज ऐसे चलूँ, स्टेप वाइज यूनिट 1 करा दूँ, फिर यूनिट 2, इस तरह से। बट अगर आपको है कि नहीं पहले हमें कोई और सा टॉपिक पढ़ना है, हमें ये टॉपिक पढ़ा दो, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और जो भी डाउट हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो बाय, कल की क्लास में मिलते हैं।